75% ऑफ एलिमेंट्स जो कि हम अर्थ के ऊपर हैं, 118 एलिमेंट्स है, उसमें से 92 पाकिस्तान में हैं। और हम उनको क्या करते हैं, माइन करते हैं वो गधों के ऊपर, डॉन्कीज के ऊपर, और उनको एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल। 100 रुपए की चीज भेजते हैं और वही प्रोसेस होकर 2000 की हम वापस खरीदते हैं। सही। पाकिस्तान की इकोनॉमी का प्रॉब्लम जो है उसकी मैनेजमेंट, मिसमैनेज इकोनॉमी। ये एक तो एक्सट्रीमली रिच इलाका है, इसके अंदर हर तरह की जो है वो आपको मिनरल्स, माइंस, इसका वेदर, इसका एग्रीकल्चर और इसका टैलेंट आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बैडली मैनेज्ड है। 150 मिलियन लीटर पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल हो रहा है हर महीने। 150 मिलियन लीटर पेट्रोल का मतलब ये है कि 9.5 लाख बैरल्स, वाओ, $1 बिलियन पर ईयर। वाओ, ये हम स्मगल कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि 10 अरब रुपया पर मंथ, 100 अरब रुपए का रेवेन्यू आप लूज कर रहे हैं। $1000 जो है की चीज मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी असल वैल्यू $1000 है, लेकिन मैं ड्यूटीज, टैक्सेस, कस्टम बचाने के लिए उसको $200 की इनवॉइस मंगवाता हूँ। तो मैं सिर्फ 20% जो है उसके टैक्सेस और कस्टम दे रहा हूँ, और बाकी मैं अनऑफिशियल चैनल से $800 अपने जो है जिससे मैं बाय कर रहा हूँ उसको भिजवा रहा हूँ। सऊदी अरब से 24% आती है, यूएई से 18% आती है, और बाकी गल्फ की कंट्रीज में ला के वो तकरीबन 11%। तो ये टोटल 54% तो आपका मिडल ईस्ट से आ रहा है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन से 25% आता है, जिसमें से 14% जो है वो यूके से है, बाकी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के साथ, और यूनाइटेड स्टेट्स से 11% आता है। तो ये टोटल होके रेमिटेंसेस 90% जो है वो इन 3 रीजन्स। सो वो तकरीबन हमने तखमीना लगाया कि अबाउट 20% ऑफ योर एक्सपोर्ट्स, वो तकरीबन 6 बिलियन बन जाती है। इन सबको आप ऐड करें तो ये 30-31 बिलियन डॉलर बन जाते हैं। तो ये है जी उसका 30-31 बिलियन डॉलर्स। सुन लीजिए नाजरीन, आप ख्वाजा साहब जो कह रहे हैं ना, अगर इसका मैं कहता हूँ 1/4 भी पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें तो यकीन जाने कि मौजूदा क्राइसिस से तो हमारी जान छूट जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की स्पेशल शो के साथ एक बार फिर मैं और हारून ख्वाजा साहब आपके सामने हाजिर हैं, और आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो पिछले हफ्ते जो हमने बातचीत की पाकिस्तान के बजट और बजट मेकिंग के ऊपर और उसको रीइमेजिन करने के ऊपर, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पिछली बार हमने ये देखा था कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक तरीक़ाकार है, जैसे बजट बनता है, टैक्सेस, आमदनी, खर्चे और अखराजात, उनको कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए। और इस पर हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जो बैरूनी दुनिया से पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, वो वहाँ पे जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे उनको एड्रेस कर सकते हैं, और सोच सकते हैं कि क्या क्या ऐसे इक़दाम और पॉलिसी मेजर्स उठाए जाएं कि जो पाकिस्तान को मुस्तकिल एक बैरूनी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है, डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है, उससे कैसे कमी वाक़या हो। तो ख्वाजा साहब मेरे ख्याल से बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हमें ये बताइए, पिछली बार तो हमने बात की डोमेस्टिक या जो अंदरूनी मुल्क वेरिएबल्स होते हैं टैक्सेस के वजह से। अब जो बैरून मुल्क हमारे बड़े बड़े मसले कि हर वक्त हमें खसारा होता है डॉलर्स का, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस होता है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होती हैं, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, और वो जो उसका बकाया होता है हम इधर उधर से मांगते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा ये बताइए नाज़रीन को कि ये कैसे एक्सटर्नल जो क्राइसिस है ये कैसे बनाए, और इसकी नौयत क्या है, इसकी हैत क्या है। जी, लास्ट वीक हमने जो डिस्कशन की थी वो फिस्कल साइड को हमने टैकल किया था, रीड्राइंग ऑफ पाकिस्तान बजट। आई नो री-इमेजिन आजकल बज़वर्ड है, तो बट वी आर ट्राइंग टू रीड्रॉ पाकिस्तान बजट। लास्ट टाइम हमने जो, जैसे आपने कहा, डोमेस्टिक फिस्कल साइड की थी। तो अगेन कीप इन माइंड कि ये टाइम की कमी होती है हमारे पास, तो हम डिटेल्स में नहीं जा सकते, वैसे भी बहुत टेक्निकल हो जाता है आम पब्लिक के लिए अंडरस्टैंड करना। सो हम एक फ्रेमवर्क की बात करेंगे। आज हम एक्सटर्नल साइड को डील करेंगे, जैसे आपने कहा। तो हुआ ये है, मैं ज़रा उसको एक्सप्लेन करूं कि जो पिछला साल है उसमें आपने ये टर्म सुनी होगी, सीवियर इंपोर्ट कंप्रेशन। तो जनरली स्पीकिंग 2 साल पहले हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट्स बहुत कम थी, फिर रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स मिला के फिर भी बहुत कम थी, और जो बैलेंस था वो हमें कर्जा लेना पड़ता था। तो सीवियर इंपोर्ट कंप्रेशन के बाद हुआ ये है कि हमारी तकरीबन कोई 27 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स 32 से 27 हो गई हैं, और
क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको भी इंपोर्ट करनी पड़ती है आइटम्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स जो कि वो एक्सपोर्ट कर सकें। तो क्योंकि ये इंपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्री और इकॉनमी है, इसलिए हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सीवियर इंपोर्ट कंप्रेशन के बाद हुआ ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऑल्दो 32 से 27 बिलियन के करीब आ गई, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो जो 2 साल पहले को 80 बिलियन डॉलर थी, वो कम होते होते कोई 50-55 बिलियन डॉलर के ऊपर आ गई हमारी इंपोर्ट्स। और जो हमारी रेमिटेंसेस थी वो 32 अरब से वो भी 27-28 के करीब आ गई। सो वो सब कुछ मिल मिला के एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस और इंपोर्ट्स जो थी वो तकरीबन ज़ीरो हो गया। सो बैलेंस हो गया तकरीबन करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बैलेंस भी हो जाए तो उसके बावजूद हमें 20 बिलियन डॉलर, आपने ये सुना होगा आजकल ये 20 बिलियन डॉलर जो है वो सब तकरीबन इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी 20 बिलियन डॉलर अगर पाकिस्तान को मिल जाएं तो पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो वो गैप फिर भी पाकिस्तान को चाहिए होगा, अस्यूमिंग कि आप अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज कर लेते हैं और उसको लेवल ऑफ कर लेते हैं। तो अब वो पहले मैं आपको बताऊँ 20 बिलियन डॉलर है क्या। तो 20 बिलियन डॉलर ऐसा है कि हमारा जो कर्जा है वो 126 बिलियन डॉलर के करीब है और एवरेज अबाउट 4% इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 5 बिलियन डॉलर इंटरेस्ट पर एनम बनता है। उसके बाद 126 बिलियन को आप तकरीबन एवरेज 10 साल, एवरेज मैं कह रहा हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल, 10 साल के ऊपर रीपेमेंट उसका प्रिंसिपल देखें तो वो तकरीबन 13 बिलियन डॉलर हर साल हमें रीपे करना है उसका प्रिंसिपल। दोनों मिलके हो गया 18 बिलियन। 2 बिलियन आपकी जो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन वगैरह, आपकी जो फॉरेन कंपनीज हैं यहाँ पे काम कर रही हैं वो पैसा कमाती हैं तो वो बाहर भेजना होता है, तो ये टोटल हो जाता है जनाब 20 बिलियन डॉलर। तो अब अगर आप इसको किसी और तरीके से अर्न नहीं करेंगे तो आपको बोरो करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि इसको कैसे अर्न करें। ये बेसिकली दिस इज द कैच फ्रेज नाउअडेज। राइट। तो ये आपने बात की इंपोर्ट कंप्रेशन का, आपने हवाला दिया पिछले चंद सालों से, बल्कि ये जो क्राइसिस बना हुआ था इसमें इंपोर्ट्स को बड़ा कम किया गया, 55 मेरे ख्याल से बिलियन रुपीस के ऊपर, डॉलर्स के ऊपर आ गई। और उससे पहले तो ये 80 तक थी आज से चंद साल पहले। अब हमें ये बताइए कि ये इंपोर्ट्स का जो पाकिस्तान डिपेंडेंट है, देखिए ना, दो चीज़ें नाज़रीन को भी समझा दें। जैसे अभी ख्वाजा साहब ने बताया कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, तो असल चैलेंज है कि इंपोर्ट्स को हम कैसे कम करें या रैशनलाइज करें और एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ावा करें। ये दोनों चीज़ें ज़रा ये बताएं, क्योंकि ये भी आप अगर आप बजट को रीड्रॉ करते हैं, दोबारा से उसका नक्शा बनाते हैं, तरतीब देते हैं, तो उसमें ये मेरे ख्याल से कलीदी चीज़ें होंगी। जी, तो इंपोर्ट से क्यों ना स्टार्ट करें। तो रज़ा आपने बिल्कुल सही कहा। सो अब 20 बिलियन का गैप है तकरीबन, तो दो ही तरीके हैं, या एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें या इंपोर्ट्स को कम कर लें। तो हम लेट्स टेक इट वन बाय वन कि पहले ज़रा देखते हैं हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं और हमारी अर्निंग जिसमें रेमिटेंसेस भी आ जाती हैं, एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस, उसका ब्रेकअप क्या है। तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं 1/5 21% जो है वो हम यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद तकरीबन 27% जो है वो हम यूरोपियन यूनियन को करते हैं। उसके अंदर यूके है, उसके अंदर जर्मनी है, उसके अंदर इटली है, नेदरलैंड्स वगैरह, उन सबको मिला के 27% उनको करते हैं। 7% जो है वो हम चाइना को करते हैं और तकरीबन 5% जो है वो हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को करते हैं। तो ये सारा मिला के about 2/3 आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ये 3-4 जो हैं रीजन्स या कंट्रीज आप कह लें उनको। तो ये आपकी एक्सपोर्ट्स की आ गई। रेमिटेंसेस जो हैं आपकी, रेमिटेंसेस जो आपकी आ रही हैं वो 54%, आधे से ज़्यादा जो है वो मिडल ईस्ट से आ रही हैं। तो उसमें आपकी सऊदी अरब से 24% आती है, उसके बाद आपकी यूएई से 18% आती है और बाकी गल्फ की कंट्रीज में ला के वो तकरीबन 11%। सो ये टोटल 54% तो आपका मिडल ईस्ट से आ रहा है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन से 25% आता है, जिसमें से 14% जो है वो यूके से है, बाकी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के साथ, और यूनाइटेड स्टेट्स से 11% आता है। तो ये टोटल होके रेमिटेंसेस 90% जो है वो इन 3 रीजन्स से आ रही हैं। सो ये तो आपका ब्रेकअप हो गया, जस्ट आपके नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कहाँ से पैसे आते हैं हमें। अच्छा, अब मैं आपको एक थियोरेटिकल वर्ल्ड के अंदर ले जाना चाहता हूँ
और ये प्योरली ताकि आपको समझ आए कि किस तरह ये हमारा एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो रजा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक थियोरेटिकल वर्ल्ड के अंदर सपोज हम पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट्स बंद कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, राइट, और तमाम इंपोर्ट्स जीरो कर देते हैं, राइट? बिल्कुल, दिस इज जस्ट जी 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 बिल्कुल। पॉइंट। तो क्या होगा? तो 30 अरब डॉलर हमारे पास जो रेमिटेंसेस बाहर पाकिस्तानी भेज रहे हैं बैंकों के जरिए, और मेरे ख्याल से 30 और तकरीबन 20 या 30 और आते हैं हुंडी और घरों को हाथ में लेकर आते हैं, तो वो एक हमारे पास जैसे कहना चाहिए रिजर्व बन जाएगा। सो अब आप देखें, अभी हम वो जो 30 अरब ऑफिशियली आ रहे हैं वो आपके रिजर्व बनते जाएंगे। अभी हम उसकी बात नहीं करते जो अनऑफिशियली आ रहे हैं, उसकी बाद में करते हैं बात। तो जिस कंट्री के अंदर ये इस किस्म के पैसे, इस किस्म के डॉलर्स आ रहे हों, वो किसी तरह से गरीब नहीं हो सकती। पाकिस्तान का प्रॉब्लम एज यूजुअल, पाकिस्तान की इकोनॉमी का प्रॉब्लम जो है उसकी मैनेजमेंट, मिसमैनेज्ड इकोनॉमी। ये एक तो एक्सट्रीमली रिच इलाका है, इसके अंदर हर तरह की जो है वो आपको मिनरल्स, माइंस, इसका वेदर, इसका एग्रीकल्चर और इसका टैलेंट आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बैडली मैनेज्ड है। तो अब हम इस थ्योरेटिकल वर्ल्ड में जहां हमने कहा जीरो एक्सपोर्ट जीरो इंपोर्ट, तो 30 बिलियन तो आपका प्लस में आ रहा है। अब हम जरा इसको थ्योरेटिकल वर्ल्ड से हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दोबारा जाते हैं, एंड लेट्स टेक इन वन इंडस्ट्री एट अ टाइम। अब आपने ये करना है कि आप हर इंडस्ट्री को देखें और उसमें ये असेस करें कि क्या ये एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट कर रही है। अगर तो वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट कर रही है तो आप उसको इंपोर्ट करने दें। ठीक। सो लेट्स टेक सबसे बड़ी एक्सपोर्ट आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 18 बिलियन। इंपोर्ट कितनी करती है? 5 बिलियन के करीब। सही। सो आपको एक्सपोर्टेबल सरप्लस है, नो ब्रेनर। इनको अलाउ करें, तमाम इंपोर्ट्स इनकी अलाउ करें और इनकी सपोर्ट भी करें। फिर आपका नेक्स्ट आपका फूड ग्रुप है जिसके अंदर आपकी राइस है, आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आपके फिशरीज, आपकी मीट वगैरह, तो ये भी कोई 5 बिलियन के करीब। तो इसमें भी जाहिर है इसमें आपकी इंपोर्ट्स जो है वो फर्टिलाइजर्स वगैरह, उसके ऊपर केमिकल्स वगैरह, तो मतलब ये भी एक्सपोर्ट सरप्लस आपको देगी। सही। इसी तरह आपकी स्पोर्ट्स गुड्स, इसी तरह आपका लेदर गुड्स, इसी तरह आपके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको एक्सपोर्टेबल सरप्लस दे रहे हैं। और फ्रैंकली यही आपकी मेजर एक्सपोर्ट्स है। इसके अलावा फ्रैंकली पाकिस्तान को ख़ास एक्सपोर्ट्स नहीं करता। तो सो ये सारी एक्सपोर्टेबल सरप्लस, वेरी नाइस। इनसे रिलेटेड तमाम इंपोर्ट्स आप अलाउ करें। उसके बाद आपकी कुछ एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं। एसेंशियल इंपोर्ट्स के अंदर वो क्या है जी, आपकी ये एसेंशियल ड्रग्स हैं, यानी कि आपकी ये दवाइयाँ शवाइयाँ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह हैं, उसकी इंपोर्ट आपको ज़रूरी करनी है। फिर कुछ मशीनरी ऐसी है, क्रिटिकल मशीनरी, मसलन आपके न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह हैं और डिफेंस रिलेटेड, वो आपको करनी पड़ेगी। सो ये एसेंशियल इंपोर्ट्स ये आपको अलाउ करनी पड़ेगी। सो आपकी एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट करने वाली इंपोर्ट्स अलाउड, आपकी एसेंशियल इंपोर्ट्स अलाउड। दरमियान में जो आ जाता है इंपोर्ट्स, उसके ऊपर आपने, मैं नहीं कहूँगा कि सीवियर इंपोर्ट कंप्रेशन, बट आई वुड से कि रैशनलाइज दोज इंपोर्ट्स। सो वो आपको बड़ी केयरफुली उसको देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या उसमें आते हैं, अभी पहले मैं ज़रा एक्सपोर्ट्स को जी कर लें। सो आपके ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, सबसे पहले तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए आप आसानियाँ पैदा करें, उनको सपोर्ट करें। सही। पोर्ट्स के ऊपर उनको प्रॉब्लम, पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत अहम, ये बहुत, मैं समझ रहा हूँ ये नुकता बहुत अहम है, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पोर्ट्स और आप दीगर कस्टम्स वगैरह का भी जिक्र करेंगे आई एम श्योर, ये वाइटल है इस मामले में। जी। सो पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद वो कस्टम्स जो है वो अगेन हमारा फेवरेट इदारा FBR, वो कस्टम्स की फैसिलिटेशन वहाँ पे उनको नहीं मिलती। अच्छा, फिर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, उस एक्सपोर्ट के लिए जो आप इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर आप ड्यूटीज दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, तो वो इनको वापस मिलनी चाहिए, उसको ड्यूटी ड्रॉबैक करते हैं। उसके अंदर उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कहाँ पे स्टक होते हैं? FBR के अंदर स्टक होते हैं। इसके बाद फॉर इंस्टेंस इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स है। अब तो मोटरवेज वगैरह बन गई हैं, लेकिन आप कराची से खैबर तक जब आप उसको ट्रांसपोर्ट करने जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को, तो उनको जगह जगह के ऊपर रोका जाता है। और जो चीज़ फॉर इंस्टेंस 1 हफ्ते में डिलीवर हो सकती है, उसको 2-3 हफ्ते लगते हैं। वी नीड टू सॉल्व दोज थिंग्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है, देखें आप यूटिलिटीज तो उनको प्रोवाइड करें ना, उनको इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर वगैरह। अब आप गैस देखें, हम ये कहते हैं कि जी हमारी प्रेफरेंस जो है गैस, वो ये है कि जी हम जाके तो सर्दियों में हीटर चलाना शुरू कर दें, या वो खाना पकाने के लिए गैस। अरे भाई, डॉलर आपके पास है नहीं, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, सबसे पहली जो है ना उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि नॉट ओनली एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े, बट जॉब क्रिएशन उसके अंदर, आपके टैक्सेस यहाँ से रेज होंगे। सो इसके अंदर मतलब इट्स नो ब्रेनर, इसकी प्रायोरिटी हमें ठीक करने की जरूरत है। जो घरेलू कंज्यूमर है वो एलपीजी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यू नो इन गैसेस से पहले क्या करते थे, यू नो कोयला इस्तेमाल कर, जो दे विल फिगर आउट व्हाट टू डू, बट फॉर गॉड सेक फोकस ऑन योर एक्सपोर्ट्स। सो ये तो मैं उन एक्सपोर्ट्स की बात करूं जो अभी हो रही हैं, इनको सपोर्ट करने की जरूरत है, तो ये आपको और ज्यादा बूस्ट देंगी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। बिल्कुल। नेक्स्ट आइटम जो है वो ऑफ कोर्स आईटी है, हमने उसके बारे में पहले बात की हुई है जी। आईटी में सिंपल फॉर्मूला, 25,000 आईटी एक्सपर्ट्स इज इक्वल टू $1 बिलियन। तो रजा, अब आप कैलकुलेट कर लें कितने $1 बिलियन चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। 25,000 आईटी एक्सपर्ट तैयार कर लें, वो आपको $1 बिलियन इतने लाके दे देंगे। उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आईटी। बड़ा अच्छा पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इस वक्त इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन अगर आप आराम से चल रहे हैं और एकदम आप उसको 7 दिन के लिए बंद कर देंगे, इंटरनेट जैसे बंद होता है बार बार जी, वो प्रॉब्लम ये है कि आप ठीक है, आप फॉर व्हाटएवर रीजंस, इंटरनल रीजंस आप बंद करते हैं, लेकिन जो आप दुनिया को पैगाम दे रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान इज क्लोज्ड फॉर बिजनेस। ये आईटी वर्ल्ड जो है, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस नहीं है, जी तो रियल टाइम में ग्लोबल कनेक्टिविटी है, बिल्कुल ग्लोबल। और फिर देखें ना, आप कंपीट किस, इधर इंडिया बैठा हुआ, बांग्लादेश है, वियतनाम है, you've got ये आपकी एस्टोनिया बैठा हुआ है, वहाँ पे लैटविया बैठा हुआ है, सो यू नो ईस्टर्न यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं लोग। सो सीवियर कंपटीशन है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बंद करना अपने हाथों से। और दूसरा इशू जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है उसको 21st सेंचुरी में आने की जरूरत है। आईटी इज नॉट द काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो कि आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की तरह डील कर सकते हैं। ये लोग जो हैं, यू नो, आईटी कंपनीज को वर्ल्ड के साथ डील करना है। अगर आप उनकी जो अर्निंग्स हैं उसको उस तरह डील करेंगे जैसे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं, और या उनके ऊपर पाबंदी लगा देंगे कि वो यहाँ से पैसे बाहर नहीं भेज सकते, तो इस तरह से आईटी इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं कर सकेगी। यकीन, आप इसको समझने की कोशिश करें कि आप जितने पैसे इनको बाहर ले जाने देंगे, इससे मैनी फोल्ड वो वापस लेकर आएंगे। थोड़ा लिबरल होने की जरूरत है वहाँ पे। तो आईटी, अगेन फोकस ऑन आईटी, और ये फ्रैंकली अलोन वो जो $20 बिलियन है कुछ भी नहीं आईटी इंडस्ट्री के लिए। अलोन आईटी इंडस्ट्री कैन फिल दैट गैप। तो ये यू नो कपल ऑफ थिंग्स हमने की उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। राइट, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट 20 बिलियन कैसे, या एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इंपोर्ट्स कम करें। So, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के तो ये चंद तरीके। अब जरा इंपोर्ट्स की बात करें। इंपोर्ट्स में आप आ जाएं जी। एक तो हमने कहा है कि आप सिर्फ वो इंपोर्ट्स अलाउ करें जो कि एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट करते हैं। ऑफ कोर्स एसेंशियल इंपोर्ट्स आपको करनी पड़ेंगी, और दरमियान वाली जो हैं उसको आप रैशनलाइज करें। उसका क्या मतलब है? सो आपकी बहुत सी केमिकल्स, आपके मेटल्स ग्रुप, बहुत से मेटल्स इंपोर्ट होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। सो वो केमिकल्स के अंदर, यू नो, एज आई सेड, वो इसकी पेस्टिसाइड्स, इसकी हर्बिसाइड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर हमने इसके ऊपर भी बहुत बात की एग्रीकल्चर को, हमने उसको जी तफसीली हमने नाज़रीन एक शो भी किया, आप देख सकते हैं हमारी प्ले चैनल के ऊपर। अगेन क्विकली कि आपका फॉर इंस्टेंस एक वीट की क्रॉप है, वो इस वक्त 22 मिलियन एकड़ के, आपको टोटल 55 मिलियन एकड़ पाकिस्तान का जो है वो कल्टिवेबल लैंड है, उसमें से 22 मिलियन एकड़ के ऊपर आपकी वीट आती है। लेकिन हमारा सीड इतना ख़राब है कि वो इस वक्त हमारी तकरीबन 29-30 मन पर एकड़ हमारी पैदावार है, जो कि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जो कि 70 लाख लोग हर साल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3% से ऊपर हमारी, तो वो हम इनफ नहीं प्रोड्यूस कर। हालांकि बड़ी अच्छी हमारी 22 लाख एकड़ पे हो रही है, तो हम 26-27 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है हमारी पॉपुलेशन। तो उसके लिए आप बेटर सीड लेकर आएँ, और उसका वो हमने डिटेल में बात भी की थी कि वो 22 मिलियन एकड़ जो है उसकी बजाय 18 मिलियन के ऊपर आप उसको लगा के इससे ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं, और ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं बल्कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इससे होगा ये कि आपके पास 4 मिलियन एकड़ जो है वो एक्स्ट्रा रह जाएगा,
और उसके ऊपर आप कंपीटिंग क्रॉप्स लगाएं, यानी कि वो क्रॉप्स जो नहीं लग सकती बिकॉज सारी वीट लग जाती है, वो 4 मिलियन एकर्स पे आप कौन सी क्रॉप्स लगाएं? आप एडिबल ऑयल की क्रॉप्स लगाएं। दुरुस्त, वो क्या है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होगी। करेक्ट, आपका $5 बिलियन इस वक्त, $5 से $6 बिलियन आप इंपोर्ट कर रहे हैं ये एडिबल ऑयल वगैरह, ये मलेशिया इंडोनेशिया से, इसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। फिर आप पल्सेस लगाएं, दालें लगाएं, सोयाबीन लगाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं इससे आप $6-7 बिलियन जो है अपना इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू अर्न कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा, नेक्स्ट आपका जो है वो आ गई कि आपकी सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो तकरीबन 18-20 बिलियन की, वो आपका ये ऑयल एंड गैस है। तो उसमें आपका मेजर चंक जा रहा है आपकी पावर जनरेशन के अंदर। अब अगेन इसके ऊपर भी हम बड़ी बात कर चुके हैं। पावर ये अब डिस्कोज आपको इनको एक तो ब्रेक करना है, क्योंकि बहुत बड़े हो गए हुए, इनको ब्रेक करके इनको ऑफलोड करें, आउटसोर्स करें, जॉइंट वेंचर करें, प्राइवेटाइज करें, जो भी करना है, लेकिन इससे जान छुड़ाएं। सही, इसमें प्राइवेट सेक्टर लेकर आए ताकि इसके अंदर एफिशिएंसी आए, ताकि प्राइसेस जो है वो कंपटीशन क्रिएट हो और प्राइसेस नीचे जाएं। दिस इज द ओनली वे कि ये कंज्यूमर। अच्छा, फिर फोकस करें आप जो इंडिजिनस सोर्सेज हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है 40% के करीब अपनी एनर्जी इंडिजिनस रिसोर्सेज थर कोल इज अ बिग गेम चेंजर, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह आपकी सोलर, हाइड्रो एंड विंड, स्पेशली सोलर एंड विंड रिन्यूएबल्स के अंदर जाने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो सोलर लगाने को तैयार हैं कि ताकि अपनी इंडस्ट्री को कर सकें, लेकिन सोलर वो लगाएंगे किसी ऐसी बंजर ज़मीन पे जो कि बहुत सस्ती है। अब उन्होंने वहाँ से अपनी फैक्ट्रीज को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए व्हीलिंग का फॉर्मूला जो है, व्हीलिंग ये जो हमारी नेपरा और हमारी ये जो डिस्कोज वगैरह हैं, इनको व्हीलिंग का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि वो अपनी जो इंडस्ट्री है उससे सैकड़ों मील दूर सोलर का लगा देते हैं या विंड टर्बाइंस लगा देते हैं, और वो लोकल जो है ट्रांसमिशन में डालें और अपनी इंडस्ट्री में वो ले लें, और वो चार्ज जो है जैसे मोटरवे पे हम टोल देते हैं, वो व्हीलिंग चार्ज होता है, वो ये लेस्को, वापडा और डिस्को वगैरह वो चार्ज कर ले। सो वी नीड टू ब्रिंग इन कंसीडरेशन दिस व्हीलिंग। तो ये बड़ा, ये ट्रेड के हवाले से एक्सटर्नल सेक्टर में बड़े अहम चीज़ है। एक जो और प्रॉब्लम आता है वो स्मगलिंग का एक इशू है, जो कि बहुत बड़ा गैप है। मैं समझता हूँ कि उसके बारे में भी आपने चूंकि तहकीक की है, थोड़ा वो भी शेयर करें कि कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सारी बात है, एलिमिनेशन तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा। अच्छा, बिफोर वी गो, एक और छोटा सा पॉइंट रह गया था, हमने लास्ट टाइम भी उस पर बात की थी, वो माइनिंग का था। माइनिंग, तो जी। उसमें ये है कि आपका मेटल्स ग्रुप जो है, देखिए आप हर तरह का जो है ना वो इंपोर्ट करें, आप एल्यूमिनियम इंपोर्ट करें, आप कॉपर इंपोर्ट करें, आप स्टील, आयरन वगैरह सब इंपोर्ट, ये सारा कुछ यहाँ पे है। सो मैं अभी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ इसी वीक में बैठा हुआ था, और आई वाज टॉकिंग टू पाकिस्तान के मायनाज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उनकी एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि जी पाकिस्तान, हमारे पास डॉलर तो है नहीं, तो अगर ये बंद हो जाए एल्यूमिनियम की इंपोर्ट तो क्या होगा? मुझे उन्होंने कहा कि जी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, जॉब्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। मैंने जब उनसे पूछा कि जी आप लोकली क्यों नहीं बनाते, तो उनको ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पाकिस्तान में लोकल, उनके जहन में था कि नहीं होता है एल्यूमिनियम। तो उनके साथ ही बैठे थे केमिकल इंजीनियर, उन्होंने उसी वक्त कहा कि जनाब एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट जो ओर है वो तो मियांवाली के अंदर 1950s में डिस्कवर हुआ है और बलोचिस्तान के अंदर बड़े बड़े बॉक्साइट के जो है वो प्रेजेंट है वहाँ पे माइंस। तो एंड वो कहते हैं कि जी बिल्कुल इसकी माइनिंग हो सकती है। तो देखें वो क्यों नहीं ये माइंस जो है वो माइन हुई, इसलिए कि हमने आसान बनाया अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि जी वो इंपोर्ट कर लें, बड़ा आसान है, इंपोर्ट कर लें या वो स्मगलिंग के थ्रू आ जाता है। करेक्ट। तो आप सोचें अगर ये रास्ते बंद हो जाएं तो ये वो एंटरप्रेन्योर है, रिमेंबर रजा, कि ये 123वां नंबर है हमारा डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। ये वो एंटरप्रेन्योर है कि 123वें नंबर पे रहते हुए भी ये प्रॉफिट बनाता है। आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट एंटरप्रेन्योर है। करेक्ट। सोचें कि अगर वो इन हालात में प्रॉफिट बना रहा है तो वो अगर नॉर्मल हालात हो जाए तो वो क्या करेगा। अगर आप इनको, अगर ये दरवाजे बंद करें तो ये खुद ही जाके
ये ऐसा रिसोर्स क्रिएट करेंगे, ये जॉइंट वेंचर्स करेंगे फॉरेन कंपनीज के साथ, ये जाके ये माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, वहाँ पे लोकल जो है एलिमेंट्स, लोकल मेटल्स उसको प्रोड्यूस करेंगे और ना सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करेंगे बल्कि एक्सपोर्ट भी करेंगे। रिमेंबर इस वक्त हो रहा है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 75% ऑफ एलिमेंट्स जो कि हम अर्थ के ऊपर हैं, 118 एलिमेंट्स है, उसमें से 92 पाकिस्तान में है और हम उनको क्या करते हैं, माइन करते हैं वो ये गधों के ऊपर, डॉन्कीज के ऊपर और उनको एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, 100 रुपए की चीज भेजते हैं और वही प्रोसेस होकर 2000 की हम वापस खरीदते हैं। सही। तो यू हैव टू इन्वॉल्व योर इंडस्ट्रियलिस्ट बट यू हैव टू स्टॉप क्लोज दीज डोर्स जहाँ से ये इम्पोर्ट हो सके। तो ये इम्पोर्ट को कंट्रोल करने के कुछ तरीके थे। राइट, बिल्कुल। तो नहीं, और स्मगलिंग का भी आपने जिक्र कर दिया, वो भी एक बहुत बड़ा प्लग जो वो होता है। अच्छा, ये बताइए, इसके अलावा जो है हमारे रेमिटेंसेस जो है वो भी आप देखें ना कि ऑफिशियल चैनल से तो आ रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियल चैनल से बहुत सारे आते हैं। अच्छा, वो टैप नहीं होते, उसमें भी कबाहतें होती हैं। थोड़ा उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ स्टडी हमारे यहाँ इतनी डेटा है नहीं मौजूद कि हम उसको असेस कर सके कि हाउ मच मनी कम्स फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानीज इनफॉर्मली। जी, तो रजा, ये आपका जो पिछला सवाल था और ये इसको कनेक्ट कर लें जी। ये जो आपने वो बात शुरू में की थी कि 30 बिलियन है, तो 27 बिलियन इस साल, लेकिन जनरली स्पीकिंग 30 बिलियन रेमिटेंसेस आती हैं ऑफिशियली और तकरीबन इतनी ही जो है वो अनऑफिशियली आती है। करेक्ट। तो अब ये वाकई आप सही कह रहे हैं, ये जो अनऑफिशियली 30 बिलियन है इसका कोई डेटा नहीं है, ये ये सुनने सुनाने में आती है बात। तो हमने कुछ इसकी कोशिश की है, इसमें कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं, कोई स्टडी नहीं हुई, गवर्नमेंट के भी कोई नंबर्स नहीं है। तो वी ट्राई टू बिल्ड द डेटा एंड मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये 30 बिलियन की किस तरह से इसका मेकअप क्या है। तो सबसे पहले तो होता है कि देखें, जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं और इकोनॉमिक क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं कि जी पता नहीं आगे क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो इन्वेस्टर है वो सबसे पहले किसी सिक्योर इन्वेस्टमेंट को ढूंढता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योर, मोस्ट सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो है कि बाय द डॉलर्स। बिल्कुल। तो सारे लोग जो हैं जिसके पास जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो जाके डॉलर खरीद रहा है इस वक्त। तो उसकी वजह से इस वक्त तकरीबन एस्टिमेटेड 5 बिलियन डॉलर जो है जी वो लोगों के पास है इस वक्त। राइट। अब वो जब लोग बाय करते हैं डॉलर, तो होता ही है कि डॉलर की डिमांड क्रिएट हो जाती है। जब डॉलर की डिमांड क्रिएट होती है तो रुपये की वैल्यू नीचे जाती है। करेक्ट। सो एक ये वजह है आपकी। तो रिमेंबर, ये वो डॉलर है जो लोगों के पास हैं। अगर आप अपनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म करें, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के हालात ठीक कर दें, तो ये खुद ब खुद रिवर्स होना शुरू हो जाए। एंड रिमेंबर, अगर डॉलर मार्केट में आएंगे तो रुपया स्ट्रांग होगा। तो 5 बिलियन इधर पड़े हैं रजा जी। उसके बाद आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात था, थोड़ी सी स्मगलिंग पे बात कर जी, वही। हाँ जी, कि 150 मिलियन लीटर पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल हो रहा है हर महीने। 150 मिलियन लीटर पेट्रोल का मतलब ये है कि 9.5 लाख बैरल्स। वाओ। और टुडेज प्राइस तकरीबन $80 पर बैरल। ये मुझे क्वांटम का नहीं पता था, आई न्यू के स्मगलिंग हो रही है, बट ये इतने ज्यादा लाखों बैरल्स। तो ये एट टुडेज प्राइस ये $1 बिलियन पर ईयर। वाओ। ये हम स्मगल कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि 10 अरब रुपया पर मंथ, 100 अरब रुपए का रेवेन्यू आप लूज कर रहे हैं। राइट। दूसरी बात, आप $1 बिलियन स्मगल कर रहे हैं तो आप अगेन $1 बिलियन की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। रिमेंबर, जब डॉलर की डिमांड क्रिएट होती है तो रुपए की प्राइस बिल्कुल। तो ये आप कर रहे हैं। तो 1 बिलियन यहाँ पे, 5 बिलियन लोगों के पास पड़ा है, 1 बिलियन आप पेट्रोल खरीदने में लगा ईरान से अनऑफिशियल उससे स्मगलिंग के थ्रू। इसी तरह ये पेट्रोल है इतना, और तकरीबन इतना ही बाकी चीजें हैं जिसमें एडिबल ऑयल है, जिसके पाम ऑयल एक, जी बिल्कुल, और दीगर अशिया जो हैं स्मगल होती हैं। इसमें दालें हैं, केमिकल्स है, रबर है, जो मतलब वो सारा कुछ इतना ही तकरीबन है। सो $2 बिलियन की तो स्मगलिंग जो है, $2 से $2.5 बिलियन वो हमारी ईरान के बॉर्डर से हो रही है। आप इमेजिन करें अगर हम ईरान के साथ बैठे हैं और इन चीजों को ऑफिशियलाइज कर दें तो रेवेन्यू भी आएगा, उनके साथ हम बार्टर एग्रीमेंट कर लें, तो उससे ना सिर्फ स्मगलिंग स्टॉप होगी, ना सिर्फ आप रेवेन्यू जो है अपना ये जो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज कर सकेंगे, बट वो जो डॉलर की डिमांड है उसको आप ख़त्म करें। क्योंकि बार्टर सिस्टम के जो यहाँ से चीज़ें जाती हैं ईरान,
मसलन लाइफ स्टॉक है वो बहुत है यहाँ पे, ये जो हमारी राइस वगैरह वहाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत पॉपुलर हैं। ये वहाँ से जाएँ और उधर से हम चीज़ें बार्टर के थ्रू लेकर आएँ, तो डॉलर जो है आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। राइट। सो अगर ये ऑफिशियल हो जाए ये सारी चीज़। अच्छा, आगे चलते हैं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड, वो तकरीबन $750 मिलियन की है। लेकिन आप देखें अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर ये जो पेट फूड है, जानवरों का खाने पीने की चीज़ें, उससे लेके तो ख़वातीन के मेकअप तक एवरीथिंग वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर आती है। अब आप मुझे बताएं कि पेट फूड जो है वो अफगानिस्तान में उसकी कितनी की ज़रूरत होगी। तो एस्टिमेशन ये है कि ये $750 मिलियन जो है, इसका तकरीबन आधा जो है वो घूम के वापस पाकिस्तान आया था। तो वो तकरीबन 300-350 मिलियन डॉलर, अगेन क्या हो रहा है, वो हम डॉलर्स में पे कर रहे हैं, डॉलर की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और रुपये की वैल्यू कम करते जा रहे हैं। एंड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, वो स्मगलिंग के अंदर आपने अक्सर सुना होगा कि जी वो लॉन्चों में डॉलर आ गए, सूटकेसेस में डॉलर आ गए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हो रहा है। ये हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, एक हमारा फेवरेट डिपार्टमेंट, उसके ऑफिशियल से मिल के तो ये इसकी स्मगलिंग होती है कैश डॉलर्स की। राइट। तो वो एस्टिमेटेड ये है कि तकरीबन $1 मिलियन अ डे, तो तकरीबन वो $300-350 मिलियन वो जो है नेट, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, नेट वो बाहर जा रहा है $350 मिलियन के करीब। तो ये हो गया। अच्छा, सो अभी तक मैंने आपको 5 बिलियन लोगों के पास, 2-2.5 बिलियन ईरान के साथ, और तकरीबन $700 मिलियन जो है ये अफगान ट्रांजिट और ये नेट कैश स्मगलिंग हो रही है, उसके अंदर आ गया। अच्छा, फिर अब आ जाएं कि वो रेमिटेंसेस जो कि ऑफिशियली आती हैं, वो तो जो नहीं आ रही, तो उसमें ये है कि हमारे ब्लू कॉलर वर्कर्स वो जाके दुबई में या डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो दुकानों पे जाते हैं और उनके आपस पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं। वो कहते हैं ये $200 या $1000 आप वहाँ भिजवा दें। वो $1000 पास रख लेते हैं, फ़ोन करते हैं, वो जहाँ भी आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान या जिधर भी है वहाँ पे उनको रुपए मिल जाते उसी वक्त डिलीवर कर देते हैं। अब ये वो डॉलर्स हैं जो कि अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन है, ये बैंकिंग के थ्रू भी आ सकते थे। अब हमें अपने बैंकों को इंसेंटिवाइज करना है कि जी आप इस तरह की पॉलिसीज बनाएं कि ये लोग जो हमारे ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं ये वहाँ ना जाएं, ये प्रेफर करें आपके पास आना। तो उसके और बड़े तरीके हैं, वो फिर ये अगली नशिस्त में भी हो जाएगा बहरहाल जी। तो ये तकरीबन हम समझते हैं कि जो आपके ऑफिशियल आ रहे हैं 30 बिलियन, उसका तकरीबन 25%, बिल्कुल, तो $7.5 बिलियन पोटेंशियली हम ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ला सकते हैं। सो 2 मोर थिंग्स जी, वो ये है कि अंडर इनवॉइसिंग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अंडर इनवॉइसिंग होता ये है कि जी मैंने $1000 जो है की चीज़ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी असल वैल्यू $1000 है, लेकिन मैं ड्यूटीज टैक्सेस कस्टम बचाने के लिए उसको $200 की इनवॉइस मंगवाता हूँ, तो मैं सिर्फ 20% जो है उसके टैक्सेस और कस्टम दे रहा हूँ, और बाकी मैं अनऑफिशियल चैनल से $800 अपने जो है जिससे मैं बाय कर रहा हूँ उसको भिजवा रहा हूँ। तो अगेन उससे क्या हो रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू कम हो रही है। इसका तखमीना हमने लगाया कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसका तकरीबन 20%, वो ये बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट, सो 50-55 बिलियन की इंपोर्ट्स पर 20%, सो ये तकरीबन $10 बिलियन ये बन जाता है। एंड फाइनली आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, सो जब यहाँ से लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो वो अगर $1000 की एक्सपोर्ट करते हैं, वापस जो है वो $800 लाते हैं, बाकी वो अपने बायर को कहते हैं कि भी हमारे अकाउंट में वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। सो वो तकरीबन हमने तखमीना लगाया कि अबाउट 20% ऑफ योर एक्सपोर्ट्स, वो तकरीबन 6 बिलियन बन जाती है। इन सबको आप ऐड करें तो ये 30-31 बिलियन डॉलर बन जाते हैं। तो ये है जी उसका 30-31 बिलियन डॉलर्स। सुन लीजिए नाजरीन, आप ख्वाजा साहब जो कह रहे हैं ना, अगर इसका मैं कहता हूँ 1/4 भी पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें तो यकीन जाने कि मौजूदा क्राइसिस से तो हमारी जान छूट जाएगी। तो बहरहाल आज की नशिस्त का बहुत शुक्रिया नाजरीन। आपने देखा इम्पोर्ट्स के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से, रेमिटेंसेस के हवाले से, और पाकिस्तान को ये जो मुख्तलिफ बुरहान लाक हैं जहाँ पे हर वक्त डॉलर्स की शॉर्टेज होती है, इनको कोई इन पे काबू पाना कोई इतना बड़ा पेचीदा मसला नहीं है, प्रोवाइडेड
कि पॉलिटिकल विल हो, मुल्क में एक यूनिटी, कम से कम एक कंसेंसस हो, तो ये जो बातें ख्वाजा साहब ने बताई हैं, सॉल्यूशंस जो इन्होंने बताए हैं, इनके ऊपर अमल किया जा सकता है। टैरिफ रैशनलाइजेशन इज Another, अनदर वेरी करें, इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अगर आपने स्मगलिंग को कंट्रोल हाँ करना है, जी। अपने टैरिफ्स को नीचे लेकर आए और इस तरह का कर दें कि स्मगलिंग जो है वो अनअट्रैक्टिव हो जाए, वो अनप्रॉफिटेबल हो जाए। बिल्कुल, वो खुद ही डिस्करेज हो जाएगी जी। तो इसके साथ ही थैंक यू ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया नाजरीन। उम्मीद है कि आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स भी देंगे, फीडबैक देंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।